नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएसआई में स्वागत है। आज तारीख है 12 मार्च 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा ये। शुरू से अंत तक देखिएगा वीडियो को, क्योंकि आज इतने सारे इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं जो आपके पीटी के लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। जैसे सीए है, अग्नि 5 और एमआईआरबी टेक्नोलॉजी क्या होता है, इसको समझेंगे हम लोग। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और पेड ग्रुप से जुड़ना हो तो जुड़ सकते हैं। अभी करेंटली 2 पेड ग्रुप आप लोगों के लिए होगा। एक GS1 हाल फिलहाल में ही शुरू किया है मैंने, उसके साथ साथ NCERT का अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, जिनको बिल्कुल भी लिखना नहीं आता, बिल्कुल सीख रहे हैं अभी लिखना, उनके लिए NCERT ग्रुप सबसे बेस्ट होता है। उसमें जो सवाल देता हूँ वो पीटी के रिलेटेड सवाल होते हैं, कई बार जो पीटी में आपसे पूछे जाते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए आज का हेडलाइन क्या, आज का हेडलाइन वही है जो कल से चल रहा था और कई सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि इसी हेडलाइन को दबाने के लिए सीए को कल से लागू किया गया है। तो क्या है हेडलाइन? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने SBI को फटकार लगाई है और बोला है, वीडियो देखिएगा जो SBI को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का वीडियो है वो, बड़ा ही अद्भुत वीडियो है वो, जिसमें उसने बोला है SBI को कि क्यों आप छुपा रहे इस तरह की चीज़ों को। आपके पास कल तक का, यानी कि आज तक का समय था, 12 मार्च को SBI को वो दिखा देना है गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष में कि किस किस ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और कितने रुपए का खरीदा और किसके लिए खरीदा। डिटेल में नाम सहित बता देना है सुप्रीम कोर्ट को। किसको? तो SBI को बोल दिया गया है। SBI अगर नहीं करता है तो उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा और उसके बाद उस पर मुकदमा किया जाएगा, कुछ कार्रवाई भी होगी। SBI ने मांगा था जून तक का समय कि हम जून में देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि अभी ही आपको देना पड़ेगा। अगली न्यूज़ देखिए क्या है। अगली है कि CA जो है सेंटर का 2019 में लाया गया एक्ट है। कौन सा एक्ट है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन कानून 2019। बड़ा ही विवादास्पद कानून रहा है और इस कानून के आने के बाद बहुत सारे प्रदर्शन हुए थे देश भर में अलग अलग जगहों पर। तो उसको भी हम लोग देखेंगे डिटेल में कि CA क्या है और किस प्रकार से जो भारत सरकार इसको लागू कर रही है, क्या इसके कंसर्न क्या है, चुनौतियां क्या हैं और क्या उसका समाधान है, गृह मंत्रालय क्या सोचती है उसके बारे में, उसको भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग अग्नि 5 को भी देखेंगे, MIRB टेक्नोलॉजी को समझेंगे कि क्यों ये टेक्नोलॉजी जो है ये दुनिया में कुछ ही देशों के पास है, जो अब हमारे पास भी है। MIRB टेक्नोलॉजी अपने पास नहीं थी अभी तक और अब ये आ गई है अग्नि 5 मिसाइल के साथ। आने वाले समय और भी मिसाइल के साथ इस टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया जाएगा। तो MIRB टेक्नोलॉजी को भी समझेंगे। उसके पास और भी कुछ इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल है छोटा सा, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। नहीं, सबसे पहले CA को समझते हैं क्या है। छोटे छोटे फैक्ट हैं जो आपको जानने चाहिए CA के बारे में। 65 या 66 BPSC में, आई थिंक 66 BPSC में ये पूछ लिया गया था किस डेट को इसको लाया गया था। ठीक है, तो BPSC का अब तो ये वो वाला पैटर्न नहीं है कि ये सब चीज़ें पूछेगा आपसे, लेकिन CA के जो छोटे छोटे फैक्ट होते हैं वहाँ से सवाल ज़रूर पूछ सकता है आपसे, इसलिए इसको कवर करके अच्छे से जाइएगा एग्ज़ाम में। देखिए CA क्या है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। CA क्या है? तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश के 6 गैर मुस्लिम समुदाय, जो अखंड भारत था ना अपना, अखंड भारत जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था, बांग्लादेश भी शामिल था और बांग्लादेश उसके अलावा अफ़गानिस्तान, यहाँ से गैर मुस्लिम जो आते हैं, गैर मुस्लिम अभी आ रहे हैं वो नहीं, कब तक, तो वो टैगलाइन भी रखे ध्यान में रखिएगा, डेट ध्यान में रखिएगा। धर्म के आधार पर हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, कौन कौन से 6 गैर मुस्लिम? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। इन 3 देशों से आए हुए गैर मुस्लिम, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, ये ध्यान में रखना है नाम। यही पूछ लेगा वहाँ पर, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। नागरिकता प्रदान करना, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत प्रवेश किया, 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में वो आ चुके हैं, उनको CA के तहत में नागरिकता दी जाएगी। भारत में रह रहे लोगों से नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। जो बाहर से लोग आ रहे हैं 2014 से पहले जो आ चुके हैं, आ रहे हैं से भी अच्छा शब्द होगा, आ चुके हैं, ये डेट ध्यान में रखिएगा, उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी।
देखने में तो इतना ही भोला भाला एक्ट है ये, लेकिन कहानी इतनी आसान भी नहीं है गुरु। मैं समझाऊंगा आपको। क्या समझाऊंगा? देखिए, यह 6 समुदाय के सदस्यों को विदेशी अधिनियम 1946, पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत किसी भी आपराधिक मामलों में छूट देता है। दोनों अधिनियम अवैध रूप से देश में प्रवेश करने, वीजा या परमिट के समाप्त हो जाने पर यहाँ रहने के लिए दंड निर्दिष्ट करते हैं। सीए के साथ संबद्ध चिंताएं, एक विशेष समुदाय को लक्षित करना। ऐसी आशंका है कि सीए के बाद राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर एनआरसी यही वो चीज़ है जिसको लेकर लोग आशंकित हैं। क्या है आशंकित? समझिएगा, जो सब लोग बोल रहे हैं वही आप भी बोलेंगे तो आप में और सब में अंतर क्या रहेगा? थोड़ा सा अलग तरीके से समझिए, चीज़ों को मल्टी डायमेंशनल करके समझिए, हर आयाम को समझिए, अच्छाई भी समझिए, बुराई भी समझिए कि क्यों कोई आशंकित है। अब समझिएगा कहानी। क्रोनोलॉजी, एनआरसी जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, ये क्या बोला है भाई? एक किताब है, एक रजिस्टर जिसमें राष्ट्र के नागरिकों का नाम लिखा जाता है, बस बात ख़त्म। एनआरसी का मतलब यही होता है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। जैसे स्कूल में रजिस्टर होता था, नाम लिखा रहता क्रमांक 1, 2, 3, उसी प्रकार से नागरिकों का रजिस्टर है एनआरसी। एनआरसी लाया जाएगा, यानी कि नागरिक, निवासी और नागरिक में फ़र्क होता है। तो नागरिकों को देखा जाएगा कौन कौन है, उसमें कुछ दस्तावेज तय कर दिए जाएंगे जब एनआरसी लाया जाएगा तब। अभी इसकी कोई संभावना नहीं है। हालांकि कुछ पिछले साल 2020 के आसपास में केंद्र सरकार ने ये ज़रूर बोला था कि हम पूरे देश में एनआरसी लाएंगे, गृह मंत्रालय ने जो बोला था। अब एनआरसी लाने के पश्चात होगा क्या, मैं आपको पूरा समझा देता हूँ, पक्ष और विपक्ष दोनों। जो लोग एनआरसी प्रूव कर पाएंगे वो तो ठीक है, जो खुद के दस्तावेज वगैरह दे पाएंगे। जो लोग नहीं दे पाएंगे, भारत सरकार उनको बोलेगी कि आप क्या हैं, आप इस देश के नागरिक नहीं हैं। अब उस देश में होगा क्या, उस समय केवल मुस्लिम ही ऐसे कम्युनिटी होंगे जिनके पास इस देश की नागरिकता प्राप्त करने का कोई भी साधन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनके लिए इसमें सीए में कोई प्रावधान ही नहीं किया गया। बाकी जितने गैर मुस्लिम होंगे वो सभी इस देश के नागरिकता को प्राप्त कर सकेंगे अगर एनआरसी लाया जाता है तो ये आशंका जताई जा रही है। ऐसा कुछ भी अभी तो देखने को नहीं मिल रहा है। सीए का ये जो प्रावधान है, इस कारण से लोग थोड़े से आशंकित हैं। मैं कोई डिसइंफॉर्मेशन नहीं फैला रहा हूँ, मैं आपको बस पक्ष और विपक्ष दोनों के मुद्दे बता रहा हूँ। अब भारत सरकार को क्यों लाना पड़ा ये एक्ट? दरअसल पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये जो 3 देश है, यहाँ पर गैर मुस्लिमों के साथ हमेशा ही भेदभाव होता रहा है। पाकिस्तान का सिंध प्रांत, जहाँ पर सबसे ज़्यादा गैर मुस्लिम आबादी पाकिस्तान में रहती है, वहाँ पर आए दिन आपने देखा होगा हिंदू लड़कियों और सिख लड़कियों के विभत्स वीडियो सामने आते हैं जिसमें जबरन धर्मांतरण का मुद्दा देखने को मिलता है। अफगानिस्तान से तो लोगों को भागना ही पड़ा। बांग्लादेश में भी कदाचित यही स्थिति है। लेकिन क्या इन्हीं 3 देशों में जो लोग हैं परेशान हैं? एक मुद्दा और उठता है दक्षिण भारत में। वो कौन सा मुद्दा है? वो है आपका श्रीलंका को लेकर, जिसमें तमिलियन कम्युनिटी जो है श्रीलंका के, उनको वहाँ पर काफ़ी परेशान किया गया, उनका उत्पीड़न हुआ और वो भागकर कहाँ पर आए? वर्तमान का अपने भारत के तमिलनाडु राज्य में आए। उनके लिए इसमें कोई भी नागरिकता का प्रावधान नहीं किया गया, क्योंकि श्रीलंका देश से आने वाले लोगों के लिए कोई नागरिकता का प्रावधान नहीं है। तो यानी कि इस एक्ट में कुछ खामियां भी हैं। ओके, चिंता पता चल गया, एनआरसी का पूरा सब कुछ पता चल गया। और उत्तर पूर्व के मुद्दे, वर्ष 1985 के असम समझौते का खंडन करते इसमें कहा गया कि 25 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से आने वाले अवैध प्रवासियों, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, निर्वासित कर दिया जाएगा। देखिए 1985 में राजीव गांधी जी और असम स्टूडेंट यूनियन ने एक समझौता किया था। राजीव गांधी गवर्नमेंट ने और असम स्टूडेंट यूनियन ने। हुआ क्या था उस समय? दरअसल में हुआ ये था कि आपको पता ही है कि 1970 वॉर के समय में उससे पहले पाकिस्तान की सेना ने बांग्लादेश में काफ़ी सारे लोगों को क्या किया? प्रताड़ित किया था, मारा था, गोलियों से भून के रख दिया था। बहुत सारे लोग भागकर भारत के नॉर्थ ईस्ट में, बंगाल के इलाकों में, कुछ बिहार के किशनगंज में, इन सभी जगहों पर बांग्लादेश से लोग आए। अब असम और नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है वो जनजातीय इलाका है। वो जनजाति अपने इलाके में किसी को भी बर्दाश्त नहीं करते हैं, तो इसलिए वहाँ पर भारी विरोध प्रदर्शन होता था उस समय 1971 वॉर के पश्चात ही। तो राजीव गांधी जी ने समझौता किया था कि ठीक है, यहाँ पर जो भी लोग आए हैं 25 मार्च 1971 के बाद, उन सभी को, भले वो किसी धर्म के हों, किसी भी समुदाय के हों, उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी और उनको यहाँ से हटाया जाएगा। ये जो सीए है ये क्या बोलता है कि 2014 ईस्वी तक जो लोग आए हैं उन सबको हम क्या करेंगे? नागरिकता देंगे, गैर मुस्लिम जो भी है। लेकिन उसमें क्या था? हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबको हमारे इलाकों से निकालिए।
ये भी एक कंसर्न है सीएए को लेकर। ओके, असम में अनुमानित 20 मिलियन अवैध बांग्लादेशी प्रवासी हैं। उन्होंने राज्य के संसाधन तथा अर्थव्यवस्था पर गंभीर दबाव डालने के अलावा राज्य के जनसांख्यिकी को भी बदला है। मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। आलोचकों का तर्क है कि संविधान का अनुच्छेद 14 जो समानता का अधिकार गारंटी देता है वो नागरिकों और विदेशियों दोनों पर लागू होता है तथा संविधान की प्रस्तावना में निहित धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, ऐसा आरोप है। ओके, प्रकृति में भेदभावपूर्ण। भारत में कई अन्य शरणार्थी हैं जिनमें श्रीलंका के तमिल, म्यांमार के हिंदू, रोहिंग्या शामिल हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं। प्रशासन में कठिनाई होगी। सरकार के अवैध प्रवासियों को प्रभावित लोगों के बीच अंतर करना मुश्किल होगा। द्विपक्षीय संबंध में बाधा होगा। इससे भारत बांग्लादेश का जो संबंध है उस पर भी प्रभाव पड़ सकता है। गृह मंत्रालय का स्पष्टीकरण क्या है? गृह मंत्रालय बार बार एक चीज़ बोल रहा है कि ये जो अधिनियम है ये किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं लाया जा रहा है बल्कि नागरिकता देने के लिए लाया जा रहा है। इससे किसी भी नागरिक की जो नागरिकता है वो छीनी नहीं जाएगी बल्कि जो उत्पीड़ित लोग हमारे देश में आए हैं उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। दोनों में अंतर होता है, छीनने में और किसी को कुछ देने में अंतर होता है, समझिएगा अब इसको। भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं। गृह मंत्रालय ने बोला है कि सीए का जो देश में जो नागरिक रह रहे हैं उनसे तो कोई मतलब है ही नहीं। इसका मतलब तो केवल उन लोगों से है जो बाहर से आना चाह रहे हैं। ये एक्ट तो केवल उन्हीं लोगों के लिए है। देश में जो लोग ऑलरेडी रह रहे हैं उनके लिए तो कोई एक्ट ये है नहीं। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की कानूनी प्रक्रिया अपरिवर्तित रहती है। इसके अलावा नागरिकता अधिनियम 1955 में प्रदान की किसी भी श्रेणी के किसी विदेशी द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की वर्तमान कानूनी प्रक्रिया परिचालन में है। सीए इस कानूनी स्थिति में किसी भी तरह का संशोधन या परिवर्तन नहीं कर। जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 बनाया हुआ वो जो एक्ट था वो तो है ही, उसके तहत तो कोई भी अप्लाई कर सकता है नागरिकता के लिए। थोड़ी सी जांच परख के पश्चात हम नागरिकता दे ही देंगे उसके तहत भी, इसलिए इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अतः किसी भी देश के किसी भी धर्म के कानूनी प्रवासियों पंजीकरण या देशीयकरण के लिए कानून में पहले से प्रदान की गई पात्रता शर्तों को पूरा करने के बाद ही भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकेगी। पूर्वोत्तर भारत से संबंधित मुद्दों को सुलझाना। वार्षिक रिपोर्ट में एक बार फिर से पूर्वोत्तर में कानून को लेकर आकांक्षाओं को दूर करने का प्रयास किया गया, जिसमें कहा गया कि संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत क्षेत्र व इनर लाइन परमिट शासन के तहत आने वाले क्षेत्र को शामिल करने से क्षेत्र के स्वदेशी व आदिवासी आबादी की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। उन इलाकों में भी जो लोग रह रहे हैं उनको भी कोई खास दिक्कत नहीं होगा इस चीज़ से। तो ये पूरा था सीए। अब देखिए इसमें क्या है, एक ही चीज़ बोला गया कि भाई भारत की जो परंपरा रही है वो रही है भाई कि विश्व जो है वो पूरा एक परिवार है, तो किसी के साथ भी कोई भी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। उत्पीड़ित व्यक्ति होता है, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, ऐसा पक्ष में कह सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसे देखे गए हैं कि जो रोहिंग्या आए हैं या बांग्लादेश से जो लोग आए उनका सांप्रदायिकता को फैलाने में काफ़ी बड़ा योगदान देखा गया है। दोनों पक्ष आपको देखकर चलना पड़ेगा। ये हमारा देश है, ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और दुनिया में केवल भारत ही नहीं, अब एक चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, दुनिया में केवल भारत ही नहीं, दुनिया के हर जो बड़े देश हैं जो अपनी इकोनॉमी, अपनी अर्थव्यवस्था, अपने लोगों को सही रखना चाहते हैं वो आजकल नागरिकता संबंधित कानूनों को कठोर बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रवासियों संकट आपने पढ़ा है पूरे दुनिया में, अपने आस पड़ोस में देखिए क्या उत्पात मचा हुआ दिखेगा आपको। म्यांमार से लेकर बांग्लादेश में चुनाव सारे वहाँ पर धांधली वाले होते हैं। पाकिस्तान का तो कोई हाल ही नहीं है भाई, अफगानिस्तान में देखा ही तालिबान का शासन आया। तो जो अगर आपका देश सही है, कानून वानून सही है वहाँ पर, तो लोग आपके देश में चाहेंगे आना और उससे हमारे संसाधनों पर, हमारे शहरों पर दबाव बनता है जो कहीं न कहीं गलत है। ये हमारा देश है, हमें इसको सहेज कर रखना पड़ेगा। उसके लिए कुछ कठोर कानून बनाने पड़ेंगे। देश के जो लोग हैं उनको भी नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भेदभावपूर्ण भी स्थिति नहीं बननी चाहिए। चलते अगले न्यूज़ पर। अगला न्यूज़ देखिए क्या है। अगली न्यूज़ पता ही आपको क्या है, अग्नि 5 मिसाइल MIRV टेक्नोलॉजी के बारे में है। तो देखिए क्या है, कल परीक्षण किया गया इसका और प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी तारीफ़ भी की है और है भी तारीफ़ के लायक। क्यों भाई? क्योंकि MIRV टेक्नोलॉजी क्या है इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। इसको बोला जाता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, MIRV। देखिए यहाँ से मिसाइल को प्रक्षेपित किया गया, ये ऊपर उड़ी, यहाँ से इसमें मल्टीपल वॉर हेड होते हैं। वॉर हेड क्या होता है? मिसाइल का जो ये पूरा हिस्सा दिख रहा है ये पूरा ईंधन है या इसको ले जाने की प्रणाली, इंजन जो होता है वो है, या तो इसमें फ्यूल है या तो फिर इसमें इंजन लगा हुआ है नीचे। ये जो ऊपर का छोटा सा हिस्सा आपको दिख रहा है इसी में बम रखे हुए होते हैं, या इसी को वॉर हेड कहा जाता है। वॉर हेड का मतलब इसी में वो बम रखे होते हैं जो जाकर वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और फिर उत्पात मचता है उससे।
तब इसी में एक बम की जगह पर अगर आप 4-5 बम रख देंगे तो क्या होगा, मल्टीपल वॉरहेड हो जाएगा। मल्टीपल वॉरहेड यानी कि अलग अलग जगहों पर इसको गिराना है। अब टारगेट कितना कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग होगा, ज़रा सोचिएगा। देखिए यहाँ से उड़ाइए, एक टारगेट यहाँ गिरेगा, एक यहाँ गिरेगा, एक यहाँ गिरेगा, एक यहाँ गिरेगा। इसका और एक मतलब होता है कि एक ही टारगेट को बार बार निशाना बनाना। पहला गिरा, उसके बाद दूसरा गिरेगा, उसके बाद तीसरा गिरेगा, उसके बाद चौथा गिरेगा। मानव ने मानवों को मारने के लिए अद्भुत हथियार बनाए हैं, उसी में से एक है MIRV। MIRV समझ गए होंगे, थोड़ा तो समझ गए होंगे आप लोग क्या है कि भाई मल्टीपल वॉरहेड ले जाने वाला एक मिसाइल। पहले एक मिसाइल में एक ही बम होते थे, अब एक से ज़्यादा बम लाद कर हम लोग क्या भेजेंगे उसको। और क्या ये हमारे पास ही है? नहीं गुरु, ऐसा नहीं है, हम बहुत देर से आए हैं यहाँ। देखिए क्या है, DRDO ने इसको सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है, मतलब कि इसका परीक्षण कर लिया, जल्दी इसको सेना में शामिल कर लिया जाए। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने 1960 US में, आप US अमेरिका दुनिया का सुपर पावर ऐसे ही नहीं है। जो हम आज चीज़ें सोच रहे हैं ना, वो 25 साल पहले वो सोच चुके हैं। जैसे अपाचे हेलीकॉप्टर हम पिछले साल लाए हैं, वो 1985 ईस्वी के आसपास से काम कर रहा है US के सेना में। ज़रा इमेजिनेशन कीजिए कि वो अभी क्या यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसीलिए देखिए US ने इसको 1960 के दशक में डेवलप किया था। अब US करेगा तो कौन कर लेगा? 1960 का दशक क्या था भाई? कोल्ड वॉर का समय था। USSR भी करेगा। USSR ने किया तो उसके बाद से UK ने भी किया और चीन ने भी कर लिया है। इनफैक्ट पाकिस्तान के पास भी ये टेक्नोलॉजी थी, जहाँ पर बोला जा रहा था कि पाकिस्तान के पास जो टेक्नोलॉजी है, अब अबाबील करके इस मिसाइल है पाकिस्तान का कोई, उसमें इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। 2017 में उसने बोला था कि हमने इसको सक्सेसफुली शामिल कर लिया है। अब भारत के पास भी आ गया है अग्नि 5 के साथ में। अब अग्नि 5 की और क्या खासियत है उसको तो हम लोग डिटेल में समझेंगे ही, लेकिन देखिए अगला क्या है। इस सिस्टम के लिए एक और चीज़ बोला जा रहा है। अगला क्या है वो कि MIRV टेक्नोलॉजी जो है, ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो होता है ना, उसको भी पेनिट्रेट कर सकता है, उसको भी क्या कर सकता है कि पार कर सकता है। ये इसको डिटेक्ट करके इसको गिराना बहुत आसान नहीं होगा। तो MIRV टेक्नोलॉजी का एक एडवांटेज ये भी है कि इसको जल्दी एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो होते हैं वो भी इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, गिरा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो MIRV टेक्नोलॉजी की एक और खूबी आपको पता चल। एक और चीज़ बोला जा रहा है एक्सपर्ट के द्वारा कि जो भारत का एक पॉलिसी है, भारत का फर्स्ट क्या है पॉलिसी, तो हम न्यूक्लियर वेपन का पहला यूज़ नहीं करेंगे। जब तक कोई सामने वाला हम पे यूज़ नहीं करेगा तब तक हम उसका उपयोग नहीं करेंगे, ये हमारी पॉलिसी है। अब इस पॉलिसी के तहत एक समस्या ये भी खड़ी हो जाती है कि सामने वाला इतना ही नैतिकता के साथ युद्ध नहीं लड़ेगा, उस समय ये वेपन जो है वो हमारी मदद कर सकते हैं। न्यूक्लियर वॉर में जाए बिना एक से ज़्यादा अटैक करने की संभावना को ये बढ़ा सकते हैं और इससे हमारी मजबूती तो मिलेगी ही। MIRV टेक्नोलॉजी के बारे में इतना ध्यान में रखिए। ये भी ध्यान में रखिएगा क्या ये हमारे पास पहली बार आया है? नहीं आया हमारे पास पहली बार, इससे पहले भी और भी था। अग्नि 5 के बारे में अच्छे से समझिए, क्योंकि अग्नि मिसाइल को डेवलपमेंट को लेकर बहुत ही लंबे समय से चली आ रही। अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 सबके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो उसको समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए अग्नि की एक और खासियत है, ये क्या है? ये ICBM है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक, जैसे एशिया से यूरोप तक ये पेनिट्रेट कर सकती है। लॉन्ग रेंज की मिसाइल है, कहने का मतलब ये है। लॉन्ग रेंज की मिसाइल का टेक्नोलॉजी दुनिया में बहुत कम देशों के पास है, जिसमें अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन व चीन शामिल हैं। ओके, IBM कहा जाता है इसको, ICBM कहा जाता है, सॉरी ICBM कहा जाता है इसको। ओके, 3 चरणीय मिसाइल होता है, ठोस ईंधन पर आधारित होता है। ये सारे सवाल हैं आपके। 3 चरणीय ठोस ईंधन, देश की सबसे अधिक दूरी तक मार करने में सक्षम, 5000 किलोमीटर। अब यहाँ से 5000 किलोमीटर बीच में से रख के आप देख लीजिए। अब आप कैसे देखेंगे? अब जम्मू कश्मीर से 5000 किलोमीटर अलग होगा, अरुणाचल प्रदेश से 5000 किलोमीटर अलग होगा, तमिलनाडु से 5000 किलोमीटर अलग होगा, तो उस हिसाब से रेंज देखा जाता है। और क्या है इसमें भाई? देखिए लिखा हुआ है कि 17.5 मीटर की ऊंचाई होती है, लंबाई, चौड़ाई 2 मीटर, वजन 50 टन होता है। ध्वनि की गति से 24 गुना तेज़ ये चलती है। अगला पॉइंट क्या है कि अग्नि मिसाइल से एक बार में कई परमाणु अस्त्रों को दागा जा सकता है। यह 1.5 टन वजन ढोने में भी सक्षम है। अब देखिए ये जो वॉरहेड अलग अलग लगाया जाएगा, उस वॉरहेड का भी तो वजन होगा ना, है ना। तो अगर ज़्यादा वॉरहेड लगाएंगे तो दूरी थोड़ी सी कम हो जाएगी, और अगर आप कम वॉरहेड लगाएंगे तो दूरी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, इसकी रेंज थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ओके, यह मिसाइल
MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीकी से लैस हो गई है। अब MIRV तकनीक उन तकनीक को कहते हैं जिसमें किसी मिसाइल को एक ही बार में कई परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता होती है। इन हथियारों से अलग अलग लक्ष्यों को भेदा जा सकता है या नॉन एटॉमिक वेपन भी ले जाते हैं। कोई ज़रूरी थोड़ी ना एटॉमिक ही ले जाएं, नॉन एटॉमिक वेपन भी ले जा सकते हैं। इनकी एक अन्य विशेषता यह है कि इसे सड़क के माध्यम से कहीं भी ले जा सकता है। अब ये क्या बोला है भाई, अग्नि 5 की एक और खासियत है कि ट्रक वाला लॉन्च व्हीकल जो होता है ना, ट्रक को जैसा देखा होगा आपने राजपथ पर जो दिखाया जाता है, उसको सड़क के द्वारा कहीं पर भी ले जाकर हम चाहें तो दिल्ली से अरुणाचल प्रदेश तक ले जाएंगे और वहाँ से प्रक्षेपित कर सकते हैं इसको। हम चाहेंगे तो इसको तुरंत तमिलनाडु ले जा सकते हैं और वहाँ से प्रक्षेपित कर सकते हैं। यानी कि कोई स्थिर जगह नहीं है इसका प्रक्षेपित करने का, ये इसको और डेडली बनाता है। ठीक है, इससे पहले के अग्नि मिसाइलों में यह सुविधा मौजूद नहीं थी। अग्नि 5 के साथ ये सुविधा मौजूद है। यह देश की सामरिक रणनीति में अहम भूमिका निभाएगा। इससे पाकिस्तान और चीन भारत की जद में होंगे और यह मिसाइल की तकनीक का इस्तेमाल भारत शत्रु देश के उपग्रह को नष्ट करने में भी कर सकता है। सैटेलाइट को गिराने में भी इसका मदद लिया जा सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल होता क्या है, एक बार टारगेट फिक्स कर दिया तो ये ऊपर उठता है, उसके पश्चात जाकर नीचे गिरता है। प्रोजेक्टाइल मोशन में ये ट्रैवल करता है। जबकि जो क्रूज मिसाइल होते हैं वो प्रोजेक्टाइल में ट्रैवल नहीं करते हैं, वो लक्ष्यों के पीछा करते हैं कई बार। ठीक है, और क्रूज मिसाइल को ट्रैक करना थोड़ा सा कठिन होता है। बैलिस्टिक मिसाइल को ट्रैक करना बहुत आसान हो गया है आजकल के दौर में। क्यों? क्योंकि इसका एक निश्चित पाथ होता है, ये अपने पाथ से जल्दी हटती नहीं है। क्रूज मिसाइल ऐन मौके पर टारगेट लगाने से पहले अपना रास्ते को बदल भी लेती है, जिस कारण से क्रूज को ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। ये कुछ अंतर को ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। धातव्य के पाकिस्तान की गौरी 2 मिसाइल की मारक दूरी 2300 किलोमीटर है, शाहीन 2 की 2500 किलोमीटर है। जहाँ तक चीन की बात है, इसके स्तर पहुँचने में भारत को भी काफ़ी समय लगेगा। उसके पास में 7250 किलोमीटर तक की भी मिसाइल है, 11270। लेकिन देखिए, इतने ज़्यादा दूरी की मिसाइलों का क्या करना। अगर आप अरुणाचल प्रदेश से टारगेट करना चाहें बीजिंग को तो कर सकते हैं। ठीक है, उतना टारगेट है हमारे पास। ज़्यादा लंबी दूरी से ज़्यादा होता है ज़्यादा घातक हथियार बनाए जाएं। ओके, और हथियार ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? कई सारे लोग बोलते हैं कि गरीब देश को हथियार पर खर्च नहीं करके लोगों की भलाई पर खर्च करना चाहिए, भोजन, हेल्थ, इन पर खर्च करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, उस पर भी करना चाहिए। लेकिन गरीब आदमी अगर शारीरिक रूप से कमज़ोर हो तो लोग उसको भिखमंगा समझ लेते हैं। गरीब आदमी अगर शारीरिक रूप से मजबूत होता है तो उसको पहलवान समझते हैं। तो आपकी चॉइस होती है दोनों में से क्या बनकर रहना चाहते हैं। तो हमारे पास बिल्कुल इशूज़ हैं, गरीबी है और शिक्षा है, सब कुछ है, लेकिन ये भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है। इसीलिए आज़ादी के बाद से हम दोनों चीज़ को डेवलप करते आए हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ना, चाणक्य का ये लाइन है, शस्त्रेण रक्षित राज्ये शास्त्र चिंता प्रवर्तते, यानी कि शस्त्र से रक्षित राज्य में ही शास्त्र की बात सही से हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना सारा कुछ मैं बता देता हूँ। ये अलग अलग मिसाइल के रेंज हैं जो आपको याद रखना है। अग्नि 1 700 किलोमीटर, अग्नि 2 2000, अग्नि 3 3000, अग्नि 4 4000, अग्नि 5 5000। क्या अग्नि 5 आने सामने सारे को हटा दिया? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमें शॉर्ट रेंज की मिसाइल की भी ज़रूरत पड़ती है, लॉन्ग रेंज की मिसाइल की भी ज़रूरत पड़ती है। ओके, MIRV तकनीक आपको मैं बता ही चुका हूँ कि क्या है। एक ही बार में एक से ज़्यादा टारगेट, एक से ज़्यादा वॉरहेड लेकर जा सकने में सक्षम होता है मिसाइल, इसीलिए इसको MIRV तकनीक कहते हैं। ओके, अगले टॉपिक पर चलें। अगली न्यूज़ देखिए क्या है। अगली न्यूज़ है ऑस्कर से संबंधित इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म, और देखा भी मैंने, बहुत शानदार मूवी थी। ओपेनहाइमर है। ओपेनहाइमर को पता ही आपको ऑस्कर अवार्ड मिला है, बहुत सारे मिले हैं, जिसमें ये इसका डायरेक्टर है क्रिस्टोफर नोलान, जिसकी आपने मूवियाँ देखी होंगी। इंटरस्टेलर ज़रूर देखिएगा, कभी भी फुर्सत मिले तो, नेटफ्लिक्स पर तो है इंटरस्टेलर। उसके बाद से ये सिलियन मर्फी, इनको तो जानते ही होंगे आप लोग, शानदार एक्टर हैं। और रॉबर्ट डॉनी जूनियर, ये कौन है? तो इनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का ऑस्कर मिला है। उसके पश्चात बेस्ट एक्टर का अवार्ड सिलियन मर्फी को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर का क्रिस्टोफर नोलान को मिला है, जो वेल डिजर्विंग है। इनकी मूवियाँ सामान्य नहीं होती हैं, शानदार मूवियाँ होती हैं। अगला देखिए क्या बेस्ट एक्ट्रेस किसको मिला है? तो इमा स्टोन को मिला है पुअर थिंग्स के लिए। उसके बाद से बेस्ट
सपोर्टिंग एक्ट्रेस का मिला है डाविने जॉय रैंडोल्फा। अब इनका नाम प्रोनाउंस सही नहीं कर रहा हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन द होल्डओवर्स के लिए इनको मिला है, होल्डओवर्स के लिए इनको मिला है बेस्ट एक्ट्रेस सपोर्टिंग का। तो ऑस्कर कई बार आपके पीटी में पूछ लिया जाता है, इसलिए उसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। ओपेनहाइमर से आपके सवाल पूछे गए थे, कौन सा? प्रोजेक्ट मैनहट्टन पूछा गया था ना, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट मैनहट्टन क्या है। तो ओपेनहाइमर मूवी में ही वो चर्चित था प्रोजेक्ट, जिसके तहत अमेरिका में पहली बार न्यूक्लियर बॉम्ब को डेवलप किया गया था। उसी पर आधारित है ये मूवी, कौन सा? तो ओपेनहाइमर। लेकिन ओपेनहाइमर बॉम्ब को डेवलप करने से ज़्यादा जो सिलियन मर्फी जो हैं, जिसका किरदार निभाया उन्होंने ओपेनहाइमर का, उनके ऊपर जो मुकदमा चला था ना, उसको लेकर ये मूवी है। उनके ओपेनहाइमर के जीवनी को लेकर ज़्यादा ये मूवी थी, बॉम्ब से ज़्यादा जीवनी को दिखाया गया। बॉम्ब का तो छोटा सा ही सीन है, उसके अलावा तो बाकी बताइए। नोलान की मूवी है तो अद्भुत तो होगी ही मूवी, और अद्भुत ही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है। कल प्रधानमंत्री महोदय कहाँ पर थे? तो अरुणाचल प्रदेश में थे, और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया है उन्होंने। और वहीं पर एक सेला प्रोजेक्ट है, ठीक है, सेला टनल कहा जाता है, या साले टनल भी कह दिया जाता है इसको। साले टनल या सेला टनल, ये बेहद इंपॉर्टेंट टनल माना जाता है। जिस प्रकार से जवाहर सुरंग और रोहतांग दर्रा के पास सुरंग, ये सब आपने अटल सुरंग सुना होगा आपने। क्यों बनाए जाते हैं पहाड़ों में सुरंग, कभी सोचा है आपने? भारत सरकार को भी पता है कि इससे पहाड़ों को नुकसान पहुंचता है, आस पड़ोस इकोसिस्टम को, खासतौर से पहाड़ों में दरार आना नुकसान पहुंचता है। लेकिन क्यों बनाए जाते हैं? इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि ऑल वेदर रोड उससे पॉसिबल हो पाता है। सुरंग जो है वो बर्फ़बारी से, बरसात से, इन सब चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित नहीं होती है। उसमें क्या होता है, जैसे कोई पहाड़ है, उस पर जाने के लिए आपको ऐसे घूम कर जाना पड़ता है पहाड़ पर, है ना। लेकिन सुरंग आपको डायरेक्ट वहाँ से वहाँ तक पहुँचा देता है। इस कारण सुरंग को स्ट्रेटजिक रूप से इंपॉर्टेंट लोकेशन में बनाया जाता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और कहाँ पर? तो अभी वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश इसका उद्घाटन किया जा रहा है। भारत सरकार ने हमेशा कोशिश किया है, इससे पहले मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने भी किया था, और उसी को आगे बढ़ाते और भी तेज़ी से बीआरओ की मदद से भारत सरकार चीन के सीमा पर भारी स्तर पर डेवलपमेंट कर रही है। जिसी के तहत में अभी कौन सा डिस्ट्रिक्ट? तो देखिए यहाँ पर नाम लिखा हुआ, डिस्ट्रिक्ट का नाम ध्यान में रखिएगा क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है ये छोटे छोटे फैक्ट आपसे। यहाँ पर बोला गया है कि तवांग डिस्ट्रिक्ट और कामेंग डिस्ट्रिक्ट को ऑल वेदर रोड से जोड़ेगा। कौन सा? तो ऑल वेदर जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो संभव हो पाएगा इस टनल के माध्यम से। इस टनल के बारे में और थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको, लेकिन यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि सैनिकों के जाने आने के लिए, टैंक की आवाजाही के लिए ये बेहद हमारे लिए स्ट्रेटेजिक रूप से इंपॉर्टेंट होगा। जब भी हम अरुणाचल प्रदेश में कुछ करते हैं तो चीन को परेशानी होती है। वो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का भाग मानता है, तिब्बत का विस्तारित भाग, और कई बार उस पर दावा भी करता है। अब चीन का दावा तो अमेरिका पर भी हो जाए, कुछ दिनों में बता दे कि अमेरिका भी जो है वो पहले चीन का ही था। इस तरह भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, और इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या है। एक छोटा सा और यहाँ पर पढ़ लीजिए कि बीजिंग जो है वो अरुणाचल प्रदेश को क्या बोलता है? तो वो अरुणाचल नहीं बोलता है, वो जैंगनाम बोलता है। जैंगनान इसको प्रोनाउंस करता है, और बोलता है कि ये जो तिब्बत है उसी का विस्तार है, जिसमें एक विस्तार वो लद्दाख को भी मानता है और अरुणाचल को भी तिब्बत का विस्तार मानता है। तो मानने दीजिए, हमारा क्या जा रहा है, हम वहाँ पर टनल बनाएंगे ही बनाएंगे। हम साले टनल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए क्या है, सेला मुख्य टनल कहा जाता है। चीन के साथ सीमा करीब अरुणाचल प्रदेश के तवांग को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने में प्रमुख मील के पत्थर में बीआरओ ने सेला सुरंग के मुख्य ट्यूब का सफल विस्फोट करके जिसमें किया था, उस समय का न्यूज़ है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका आधारशिला रखा था। शुरुआत कब की थी? 2019 में इसकी शुरुआत की थी। अब उसको इनॉग्रेट किया जा रहा है। यह बालीपारा चरिद्वार तवांग रोड के माध्यम से असम में गुवाहाटी और अरुणाचल प्रदेश के तवांग के बीच में कनेक्टिविटी को प्रदान करेगा। और बर्फबारी हो या भूस्खलन हो या बरसात हो, हर मौसम में ये सड़क काम करेगी। इसका निर्माण बीआरओ के द्वारा प्रोजेक्ट वर्तक के तहत में किया जा रहा है। प्रोजेक्ट वर्तक किसके द्वारा चलाया जा रहा है? प्रोजेक्ट वर्तक किसके द्वारा चलाया जा रहा है? प्रोजेक्ट वर्तक किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो बीआरओ के द्वारा चलाया जा रहा है। हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट वर्तक किससे संबंधित है? तो ये बीआरओ के द्वारा रोड कनेक्टिविटी को बढ़ाने से संबंधित है। सवाल देखिए, सवाल पूछा जाएगा आपसे, प्रोजेक्ट वर्तक के तहत किया जा रहा है। इस सुरंग का निर्माण नवीनतम न्यू ऑस्ट्रेलियाई टनलिंग विधि का उपयोग करके किया जा रहा है, जो बर्फ रेखा से काफ़ी नीचे है, जिससे बर्फ हटाने की चुनौती के बिना हर मौसम में यात्रा की अनुमति मिल सकेगी। और कोई भी मौसम हो, हमारी कनेक्टिविटी
बॉर्डर एरिया तक काफ़ी आवश्यक होती है, नहीं तो घुसपैठ कर लेते हैं, घुस के बैठ जाते। वैसे ही हमारे सीमा के आसपास में चीन जो है वो गांव बना रहा है और कोई कुछ बोल नहीं रहा है। महत्व क्या है, इससे दूरी और यात्रा का समय कम हो जाएगा, सेला दर्रे पर तेज आवाजाही सुनिश्चित होगी, सर्दियों के दौरान भी कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो जाएगी। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होगी। यह सुरंग स्थानीय आबादी की परिवहन सुविधा में बड़ा बदलाव लाकर नागरिकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करने का काम करेगी। तो इसलिए भी इसको ध्यान में रखना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट था, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। एक अगला न्यूज़ पढ़ लीजिए, उसके बाद हम लोग एक छोटा सा न्यूज़ और कवर करेंगे। बिहार में आयुष्मान भारत कार्ड जारी किया जा रहा है। बिहार सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत राज्य के सभी राशन कार्ड धारकों को, अगर आपके पास बिहार में राशन कार्ड है तो अपना जाके आयुष्मान भारत कार्ड ले आइए। ये आपके लिए 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त कर देगा बिहार के प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ें, कर लेना भैया जिसके पास राशन कार्ड हो, बेहद इम्पोर्टेंट है और आपके लिए अच्छा भी है। ये सही है, बिहार में लचर आर्थिक स्थिति है लोगों की और अस्पतालों की भी, तो उसमें अगर सही इलाज आपको प्राइवेट में मिल जाता है और 5 लाख रुपए तक की मदद मिल जाती है तो क्यों ना लेना चाहिए। जिनको नहीं पता हो उनको बता भी दीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि कई सारी योजनाएं तो लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके लिए है। ठीक है, फिर उसमें धांधली करके नेता लोग पैसा खा लेते हैं। केवल 6 दिनों में 8 मार्च से 11 बजे तक में 1.3 करोड़ परिवारों को आयुष्मान भारत कार्ड जारी कर दिए गए हैं। चलिए सही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत आने वाले सभी राशन कार्ड धारकों को 5 किलो चावल मिलता है और प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज भी करा सकते हैं। भोजन भी मिल रहा है, इलाज भी। 2 चीज़ों पर तो हम पहुंच गए हैं। कब हम अच्छी एजुकेशन पर भी पहुंचेंगे? ये 3 चीज़ें मूलभूत होती है। अगर आपने अपने नागरिकों को अच्छा फूड प्रोवाइड कर दिया, अगर अच्छा हेल्थ दे दिया और अच्छी एजुकेशन दे दी, यकीन मानिए आप सुपर पावर बन सकते हैं। ये 3 चीज़ बेस होता है। NCERT जिस दिन पढ़ाया था मैंने उस दिन समझाया था कि ह्यूमन जो रिसोर्स है वो सभी रिसोर्सों से बढ़कर होता है। तो अगर आपके पास मैन पावर अच्छे से डेवलप हो जाता है तो वो डेवलपमेंट फिर आप दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन तीसरी पर अभी भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, शिक्षा पर। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार 6 दिवसीय अभियान में सबसे अधिक 5,99,609 आयुष्मान भारत कार्ड सीवान जिले में जारी किए गए हैं। इसके बाद मुजफ्फरपुर, पटना, मधुबनी में ये कार्ड जारी किए गए हैं, अलग अलग जिलों में जो जारी किए गए हैं। जिन जिलों में विशेष अभियान में 1 लाख से कम आयुष्मान भारत कार्ड जारी किए गए हैं वो है मुंगेर, किशनगंज, शेखपुरा, शिवहर। ये सब पिछड़े हुए जिले हैं। ये पिछड़े हुए आयुष्मान भारत कार्ड के रूप में, वैसे पिछड़े हुए नहीं है, वैसे तो पिछड़े हुए है। शिवहर को हर रैंकिंग में नीचे ही रखा जाता है, पता नहीं क्या दुश्मनी शिवहर से। आबादी भी कम है इन सब की। यहाँ पर 1 लाख से कम कार्ड जारी किए गए हैं। आयुष्मान भारत योजना क्या है पता ही है आपको, 5 लाख तक का मुफ्त में इलाज मिलता है। मुफ्त में क्या होता है, यही जनता से सरकार पैसे लेती है, वही उसको पैसे दे रही है वो वापस रिटर्न में। मुफ्त में क्या होता है भाई? PM जय पूरी तरह सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। 2018 में लॉन्च किया गया था, 2018 में लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा। यह माध्यमिक देखभाल और तृतीयक देखभाल के लिए प्रति परिवार को 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान करती है। प्राथमिक देखभाल के लिए नहीं प्रदान करती है, माध्यमिक और तृतीयक। अब सर्दी बुखार हो गया है, प्राथमिक उपचार उसके लिए आपको नहीं मिलता है। ठीक है। स्वास्थ्य लाभ पैकेज में सर्जरी, चिकित्सा, डे केयर उपचार, दवाओं और निदान की लागत भी शामिल है। लाभार्थी कौन हो सकते हैं? यह एक पात्रता आधारित योजना है जो नवीनतम सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के द्वारा पहचाने गए लाभार्थियों को रक्षित करती है। जो भी गरीब लोग हैं उन सभी को ये पैसा दिया जाएगा। भारत सरकार और बिहार सरकार के बीच में 60-40 का रेशियो होगा वित्त में, और स्पेशल स्टेट जो होते हैं उनके लिए 90-10 का इसमें रेशियो होता है। तो ये पूरा कवर कर दिया है मैंने, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या, अगला क्या है? अगला तो टॉपिक ही नहीं है आज इतना ही रखिए। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। और एक छोटा सा आर्टिकल रह गया है जो मैं आपको कल करवाऊंगा, ठीक है। उस आर्टिकल में ज़्यादा फैक्ट नहीं है, 1-2 ट्राइब के नाम है और बस फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, बस 3 ही चीज़ हैं। उसको कल हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।